जय माता दी। आप देख रहे हैं द राइट न्यूज़ और मैं हूं रोहित भट्ट। द राइट कन्वर्सेशन में आपकी मुलाकात हम कराने जा रहे हैं डॉक्टर रोमेश रैना जी से, जो कि ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के प्रेसिडेंट हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ महीने पहले ही इन्होंने ये कार्यभार संभाला है, और क्या क्या डेवलपमेंट्स है और जो अभी सिचुएशन है उस पर ज़रूर बात करेंगे। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका द राइट न्यूज़ में। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि सबसे पहले जो अभी सिचुएशन कश्मीर में बनी हुई है, जो हालात पिछले कुछ महीने से हो रहे हैं, एक माइनॉरिटीज़ पे जो अटैक हो रहे हैं, उसको लेके आपके क्या विचार? देखिए, ये सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है आज की डेट में। मुझे याद आता है जब हम 1990 से वहाँ पर पलायन होके आई थी, सिचुएशन लगभग वही है। लेकिन एक डिफरेंस है, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम था, पॉलिटिकल वैक्यूम था, क्योंकि जो प्रेज़ेंट गवर्नमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट थी, उसने रिज़ाइन कर दिया था। जगमोहन साहब आए थे और ऐसी सिचुएशन व्यवस्था पैदा हो गई थी कि वहाँ पर किसी को पता ही नहीं था क्या हो रहा है। तो और इसी दौरान कश्मीरी पंडित वहाँ से एक्सोडस करके गए। लेकिन ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन भी लगभग वही थी, लेकिन इस वक़्त जो प्रोएक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन रोल किया, जो प्रोएक्टिव गवर्नमेंट ने रोल किया, वो काफ़ी सराहनीय रोल है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं एनआईए ने कुछ दिनों में ही 600-700-800 लोगों को राउंड अप कर दिया, सस्पेक्ट्स को राउंड अप कर दिया। और उसके बाद ऐसा हुआ कि जितने भी टेररिस्ट उसमें इन्वॉल्व थे, लगभग सब एनिहिलेट हो गए। लेकिन यहीं से स्टोरी ख़त्म नहीं हो जाती है। जो चिंगारी, जो आग वहाँ पर एंटी माइनॉरिटी सेंटिमेंट को लेके लगी है, वो चिंगारी और वो अब आग इस तरह से लग गई है कि एक इनसिक्योरिटी हो गया है, एक परसिक्यूशन कम्प्लेक्स वहाँ पर माइनॉरिटीज़ में डेवलप हो गया। अब तक तो ये रेस्ट्रिक्ट था सिर्फ कश्मीरी पंडितों को लेके, लेकिन अब ये इसका दायरा बढ़ गया है। दायरा ये बढ़ गया है कि जो भी नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ वहाँ पर है, उनको टारगेट किया जा रहा है। और यहाँ पर हमारा चिंता का कारण शुरू होता है। और इस बात पे मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी चर्चा होनी चाहिए और उसका बड़ा ज़रूरत है आज की डेट में। डॉक्टर साहब, जो आप आज के जो करंट सिचुएशन है, बहुत सारे लोग इसे बोल रहे हैं कि 90s के हालात वापस हो चुके हैं, 90s के जैसी सिचुएशन अभी कश्मीर में हो चुकी है। आपको लगता है कि 90s की सिचुएशन अभी है? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। 90s की जो सिचुएशन थी वो एक अलग किस्म की सिचुएशन थी। उस वक़्त गन था वहाँ पर, उस वक़्त ऐसा माहौल था, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस वर यूज्ड एज़ एन एंटी प्रोपेगेंडा इंस्ट्रूमेंट। और बाकी जो वहाँ पर जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था, उस वक़्त विज़िबल हाथ था। मुझे याद है जब बेनज़ीर भुट्टो बोल रही थी हम जगमोहन को बाग, बाग, बागमोहन कर रहे थे, वो बिल्कुल सामने आ रहा था। और आज की जो सिचुएशन है, इसमें एक फेसलेस ऑर्गेनाइजेशन सामने आई है। और ये फेसलेस ऑर्गेनाइजेशन वो टीआरएफ के नाम से, वो फ्रंट के नाम से काम कर रही है। और उसमें बिल्कुल अगर आप देखेंगे एक विजिबल टिल्ट है। उन्होंने अपने आप को रिलीजियसली आइडेंटिफाई नहीं किया है। जैसे उन्होंने जब मारने का क्रम स्टार्ट हो गया वहाँ पर, उन्होंने एपिथेट्स दे दिए। जैसे जब लोकल मुस्लिम्स को मारते हैं, उनको बोलते हैं आरएसएस स्टूजेस। जब माइनॉरिटीज़ को मारते हैं, उनको बोलते हैं इन्फॉर्मर्स। जैसे बाकी लोगों को मारते हैं कि भाई ये लोग मिले हुए हैं। तो इसका मतलब है कि उन्होंने एक अलग डगर पकड़ रखी है, जो ये आइडेंटिफाई कर रही है कि हमारा रिलीजस से कुछ नहीं है, हमारा एक पॉलिटिकल मकसद है कि जो मुहिम यहाँ पर स्टार्ट हो गई और ये लोग उसको सबेटॉज कर रहे हैं। तो वो एक डिस्टिंक्शन ब्लर कर रहे हैं कि ये मुस्लिम्स या नॉन मुस्लिम। और ये है, ये बड़ी एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। और दूसरा ये है कि जो टेररिस्ट आज की डेट में इन्वॉल्व हैं, हम उनको हाइब्रिड टेररिस्ट के नाम से जानते हैं। ये वो लोग हैं जो स्टोन पेल्टिंग में इन्वॉल्व थे और स्टोन पेल्टिंग को लेके वो ग्रेजुएट होके गए हैं। वो अपना प्रोफेशन पूरा संभाल रहे हैं। दे आर नॉट फुल टाइम टेररिस्ट, दे आर पार्ट टाइम टेररिस्ट। और मारने का जरिया क्या है? लोकल कट्टा, लोकल रिवॉल्वर। आज की डेट में आप देखेंगे AK-47 नहीं है, बड़े बड़े क्लाशनकॉफ नहीं है, एक छोटा पिस्टल काम करता है। तो इसका मतलब है जो ये हाइब्रिड टेररिस्ट है, ये एक ओवरग्राउंड नेटवर्क कर रहा है। इट इज़ दी ओवरग्राउंड फेस ऑफ अंडरग्राउंड। और ये नेटवर्किंग है, ये उस वक्त नहीं थी। आज की नेटवर्किंग ये बहुत पावरफुल है। और ऐसी सिचुएशन में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कश्मीर में, जो इस सिचुएशन को कंट्रोल कर रही है। एक तो लोकल पुलिसिंग
और इंटेलिजेंस, और हमें मानना पड़ेगा कि इंटेलिजेंस बहुत अच्छा काम कर रही है, पुलिसिंग भी बहुत अच्छा काम कर रही है, और जो इंफॉर्मेशन इनपुट्स मिल रहे हैं वो तो सिविल सोसाइटी से आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम कर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये जो किलिंग्स इस वक्त हो गई है, तो इसका मुझे लगता है कि इंटेलिजेंस कॉम्प्लेसेंसी कहीं ना कहीं आ रही है, और इस इंटेलिजेंस कॉम्प्लेसेंसी को लेके ये हादसे हो रहे हैं। लेकिन उस चीज़ को मानते हुए हमें ये चीज़ नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि एक डीप रूटेड एंटी माइनॉरिटी कैंपेन है, वेव है, जिसे हमें रेजोल्यूटली कंटेस्ट करना होगा, बोथ एट द लेवल ऑफ सोसाइटी एंड एट द लार्जर लेवल ऑफ द स्टेट। डॉक्टर साहब अभी रिसेंटली जो किलिंग हुई थी इब्राहिम, जो कि मतलब कोई और विक्टिम था माइनॉरिटी से, जैसा कि आप जानते हैं डॉक्टर संदीप मावा वो विक्टिम थे। लेकिन उसके बाद एक मैसेज सोशल मीडिया पे उन लोगों का आता है जो वहाँ पे कभी भी मूव नहीं हुए हैं, कश्मीरी पंडितों की बात कर रहा हूँ। उन्होंने ये बोला है, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी ऑर्गेनाइजेशन से कि हमें यहाँ से निकालिए, ये एक मैसेज शेयर हुआ था। आप जो ऑल इंडिया कश्मीरी समाज है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उनका क्या स्टैंड रहा है? क्या आप उनके लिए कुछ करने वाले हैं या कुछ प्लान है ऐसा? देखिए, हमारी जो प्राथमिकता है, जो हमारी प्रायोरिटी है, वो प्रायोरिटी ये है कि जो रेसिडुअल कश्मीरी पंडित्स वहाँ पर रहे हैं, इंक्लूडिंग दोज जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज में एम्प्लॉयमेंट हो गए हैं, उनको सिक्योरिटी प्रदान करना, नंबर वन। और नंबर टू, जो इनसिक्योरिटी वहाँ पर हो रही है उनको लेके उस इनसिक्योरिटी को निकालना और थ्रेट परसेप्शन को डील करना, ये हमारी प्राथमिकता है, और हम इस प्राथमिकता पर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम चुपचाप बैठे हैं। आपको याद होगा जिस वक्त ऐसी घटनाएं घटी तो हमने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, एक जॉइंट प्रोटेस्ट दिल्ली में किया था, जो बहुत, जब जिस वक्त वो प्रोटेस्ट हुआ और उसी दिन शाम को गृह मंत्री जी से हमारी मुलाकात भी हो गई, और जहाँ पर हमने ऐसी चिंता का बताया उनको। हालांकि उनको तो ज्ञान है, सब कुछ ज्ञान है, इट्स अ स्टेट क्राफ्ट, ही इज़ रनिंग द कंट्री, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी जिज्ञासाएं, जो हमारी तड़प अंदर है हमारे भाई बहनों को लेके जो वहाँ पर रह रहे हैं, वो हमने उनका बयान कर दिया। वो क्या एक, और दूसरा AIKS ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्या कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हमारी सबसे जो इम्पोर्टेंट मैसेज है, जो हमें सबसे जिसकी हमें प्राथमिकता है, वो ये है कि जो वहाँ पर रेसिडुअल कश्मीरी पंडित्स है, उस इशू को हम कैसे एड्रेस करें। और ऐसी इशू में हम सबसे पहले ये कोशिश कर रहे हैं, हम एक इस्टेब्लिशमेंट कनेक्ट करें, क्योंकि आपको याद होगा जब कोविड हुआ, कोविड से अभी हम जूझ ही नहीं रहे थे, क्योंकि 2 साल कोविड का इम्पैक्ट रहा, और कोविड की इम्पैक्ट की वजह से सारा दुनिया, वर्ल्ड केम टू अ ग्राइंडिंग हाल्ट। और आज की डेट में वी हैव टू फाइंड आवर फीट। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन से उबर आए, और अभी हम ऐसी सिचुएशन से उबर ही नहीं रहे हैं, तो ऐसी किलिंग्स, शार्प किलिंग्स हो रही है। और सबसे इस सिचुएशन को डील करने के लिए, जैसे मैंने बताया आपको, कि हम इस्टेब्लिशमेंट कनेक्ट शुरू कर रहे हैं, और उस चीज़ को लेके हम बाकी लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। और भगवान की दया से आई एम ग्रेटफुल टू माई टीम, जो मेरा टीम है, बहुत ही सुलझा हुआ टीम है, बहुत ही अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, जो AIKS के साथ, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं। हम इसमें सीरियसली एक थॉट प्रोसेस इवॉल्व कर रहे हैं, और जल्द ही हम कोशिश कर लेंगे एक एस्टेब्लिशमेंट कनेक्ट करने के लिए, जिसको हम अपनी बात बनाएं और जिससे हम कांटेक्ट रखें, और आगे चल के सिचुएशन का जायज़ा ले लेंगे टाइम टू टाइम। डॉक्टर साहब आपका जो अभी रिसेंटली जम्मू का विजिट है, इसमें आपने बहुत सारी मीटिंग्स की, लेकिन उस मीटिंग्स के लिए आपको पता है कि सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर बात पे सवाल खड़े करने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो वैसे ही हुआ, आपके विजिट पे भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए कि ये वही मीटिंग्स हो रही हैं और मीटिंग के बाद मीटिंग होगी और उसका रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। तो हम जानना चाहते हैं और हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि वो मीटिंग्स किसके रिगार्डिंग थी और क्या उनमें बातें हुई? देखिए रोहित जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। मैं चाहता ही था कि मैं किसी प्लेटफॉर्म का इस सवाल का जवाब दे दूं। देखिए, सबसे पहले जो सोशल मीडिया आजकल आया है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, और मैं इस सोशल मीडिया की बहुत वैल्यू करता हूँ, कदर करता हूँ। जो इस पे कमेंट्स आते हैं, उस पे देखता हूँ, और कई बार मुझे वहाँ से अच्छे विचार भी आ जाते हैं, अच्छे आइडियाज़ भी आ जाते हैं, जिनको हम कोशिश करते हैं इम्प्लीमेंट करने की। और ख़ास तौर पे जो ये मॉरल पुलिसिंग आजकल सोशल मीडिया पे हो रही है, सवाल उठ रहे हैं, जवाब उठ रहे हैं,
ये उस अकाउंटेबिलिटी का हिस्सा है जो पहले नहीं था और आज ये है, और इस चीज़ को हम रिकॉग्नाइज करते हैं और मैं रेस्पेक्ट भी करता हूँ। ये हो गया सोशल मीडिया की बात, और जो सोशल मीडिया की बातें उठ रही है, हमसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं उनको ख़ास तौर पे आपके माध्यम से जवाब देना चाहता हूँ कि जो हमारा जम्मू कनेक्ट है, ये जम्मू कनेक्ट हम 2 चीज़ों से डिक्टेटेड है। ये जम्मू कनेक्ट ही नहीं है, दिल्ली एनसीआर कनेक्ट भी है, और आगे चल के जो साउथ कनेक्ट वो भी होगा। 2 प्राथमिकताएँ हैं इस पे। एक तो ये है टू क्रिएट ए हार्मोनियस एनवायरनमेंट, और हार्मोनियस एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हमें हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाना है बिटवीन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। और ये मीटिंग एक महज मिलने का जरिया नहीं है, ये मीटिंग है उस प्रोसेस की पहली कड़ी, जहाँ से हम कोशिश कर रहे हैं एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करें, ताकि जैसे मैंने बोला कि हम एक इस्टेब्लिशमेंट कनेक्ट कर रहे हैं, उस इस्टेब्लिशमेंट कनेक्ट के लिए एक हार्मोनियस रिश्ते की ज़रूरत है। आपने देखा होगा, जो आज की डेट में हमें कश्मीरी पंडितों को एक टैग लग गया कि भाई ये डिवाइडेड कम्युनिटी है। मैं हालांकि इस बात को मैं मानता नहीं हूँ, हम डिवाइडेड नहीं हैं। हाँ, डिफरेंसेस तो हैं, डिवाइडेड नहीं है, लेकिन ये एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है कि जिस वक्त भी हम कोई करें कि साहब आप डिवाइडेड है, आप एक बात करके आइए। तो ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं हमें भी कोर्स करेक्शन करने की ज़रूरत है, और ये जो हमने हारमोनियस रिलेशनशिप AIKS में जो हमारी थिंक टैंक है, जो हमारे मैंने बोला इंटेलेक्चुअल्स है, आई एम ब्लेस्ड टू हैव मैनी इंटेलेक्चुअल्स इन माय टीम, और जो बड़े लोग बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, तो ये विचारधारा जो है हमारी टू क्रिएट ए हार्मोनियस रिलेशनशिप, और ये मीटिंग उसका पहला स्टेप है। इट्स अ प्रोसेस जो हमने इनिशिएट किया है, एंड द फर्स्ट स्टेप ऑफ दैट प्रोसेस इज दैट वी मस्ट इवॉल्व मीटिंग ऑफ द माइंड्स। मीटिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस हो जाती हैं, लेकिन जब मीटिंग ऑफ द माइंड्स हो जाती है, रास्ते खुद ब खुद साफ होते हैं। तो सबसे पहली कड़ी जो है वो ये है कि हम इस प्रोसेस की शुरुआत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात की आपने कि एक शुरुआत हो रही है प्रोसेस की। मैं जानना चाहता हूँ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज का स्टैंड कल्चर को लेके क्या है? कल्चर को लेके क्या प्लानिंग है कि आप जैसे जानते हैं कि कल्चर हमारा जो है लुप्त होता जा रहा है और बहुत कम लोग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। आपका क्या विचार है और आप कैसे इसको आगे लेके जाने का प्लान कर रहे हैं? मैं कल्चर की जब बात करता हूँ तो आपको याद होना चाहिए, रिलीजन, लैंग्वेज एंड कल्चर ग्रो ऑन इट्स ओन सॉइल। ये अपनी ज़मीन पे ही ग्रो करते हैं, और जब ये बात आती है तो इस मर्यादा का पालन करने के लिए सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान होगा कि जो हमारी कल्चर है उसकी परिभाषा क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अवर कल्चर। और मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहूँगा, जो आपने वन वन का प्रोग्राम किया था। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये स्पार्क जो है, ये जो चिंगारी है, ये चिंगारी हम में मौजूद है, कल्चर को रिवाइव करने की चिंगारी हमें मौजूद है। और कल्चरल रिवाइवल, जैसे मैंने वहाँ पर भी बोला कि दैट वी आर इन अ स्टेज ऑफ कल्चरल शॉक, और कल्चरल शॉक से आने के लिए आप जैसे युवक जो काम कर रहे हैं कल्चर के फील्ड में, जैसे ड्रामाज के माध्यम से, जैसे कल्चरल फील्ड में जो लोग काम करते हैं उनसे बातचीत करने में, और एक्चुअल परफॉर्म जो करते हैं ग्राउंड लेवल पे, जैसे मैंने उस दिन भी बोला कि दैट यू आर आवर कल्चरल एम्बेसडर्स। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पे है इसको आगे चलाना। लेकिन इसमें एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो हमारे हीरोज़ हैं, जो हमारे आइकन्स हैं इन द कल्चरल फील्ड, उनका एक अगर एक कॉन्क्लेव हो, या उनका एक एक एक्शन प्लान होना चाहिए, एक ब्लूप्रिंट अगर सामने आया कि भाई जैसे मैरिज रिचुअल्स क्या होने चाहिए, जैसे बर्थ रिचुअल्स क्या होने चाहिए और क्या थे, और जैसे डेथ रिचुअल्स क्या थे और क्या हैं आज की डेट में। क्योंकि कुछ चीज़ें जो है उनको लेके मॉडिफिकेशन करने की भी ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी डेथ रिचुअल्स हमारे 10 दिन हमें मनाने वो तो ज़रूरी है, उसके बाद 11वां, उसके बाद 12वां, उसके बाद 13वां। जो हमारी इकोनॉमिक कंपल्शंस आज की डेट में, क्या ये परमिट करता है ऐसी सिचुएशन? क्या इसमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है या नहीं है? तो इस चीज़ को लेके हमें एक बड़े लेवल पे काम करना चाहिए, और करना पड़ेगा भी आगे चल के। और जो आप ले रहे हैं, जो जो कदम आपने आगे बढ़े हैं, मुझे मुझे बिल्कुल आपसे मैं कन्विंस्ड हूँ कि आगे चल पे ये छोटी सी जो है ये बहुत बड़ी धारा बन जाएगी, और मैं कह सकता हूँ कि हमारा कल्चर लुप्त नहीं होगा।
डॉक्टर साहब बात करेंगे हम रिटर्न पॉलिसी को लेकर ज़रूर, क्योंकि पहले भी आपसे इस बारे में बात हुई है। तो एक समय ऐसा आया था कि सबको लगा था कि अब रिटर्न की बहुत जल्द के कश्मीरी पंडितों को वापस वापस ले जाने की बात चल रही है। लेकिन अभी जो माहौल बना हुआ है, क्या आपको लगता है आने वाले कई सालों तक रिटर्न पॉसिबल है? देखिए, जिस रिटर्न की आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा। एक अनऑर्गेनाइज़्ड माइक्रो रिटर्न तो हो ही रहा है। वो कैसे हो रहा है? 2 रूट्स हैं। अगर आप पिछले में भी जाएँगे, जब आप जो ये बडशाह के वक़्त जब रिटर्न पॉलिसी कश्मीर की आई थी, जो श्री भट्ट ने इवॉल्व किया था, वो था बज़रिए एम्प्लॉयमेंट। और आज भी वही हो रहा है। 2 रूट्स जो हमने सिलेक्ट किए हैं, एक तो कल्चरल रूट और दूसरा फाइनेंशियल रूट, एम्प्लॉयमेंट रूट। जैसे हमारे टेम्पल्स थे, बंद पड़े थे, हम लोग जाते हैं, वहाँ पर लोकल ऑर्गेनाइजेशंस जो है टेम्पल्स की हवन करते हैं, वहाँ पर उन्होंने छोटे-छोटे वो कमरे 2-3 कमरे बनाए हैं, 2-2 3-3 महीने वहाँ पर रहते हैं। उससे मंदिर का भी अपकीप होता है, उनका लोकल लोगों से इंटरेक्शन भी हो रहा है। और इस चीज़ को आप कभी नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं, ये एक बहुत ही स्टेप है। छोटा स्टेप हवन से स्टार्ट होता है, लेकिन उस हवन को लेके आप 3 महीने वहाँ पर बैठ रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, वहाँ पर लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं सोसाइटल अफेयर्स में, तो आप उस सोसाइटी में वापस घुस रहे हैं जिस सोसाइटी का आप हिस्सा हैं। और दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज एम्प्लॉयज़ है वहाँ पर, वो भी रिटर्न है। जैसे मैंने बोला, अनऑर्गेनाइज्ड माइक्रो रिटर्न जो हो रहा है थ्रू एम्प्लॉयमेंट एंड थ्रू टेम्पल्स, इस चीज़ को आप कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यही एक ज़रिया है जो धीरे धीरे एक लेजिटिमेट माइनॉरिटी स्पेस वहाँ पर बना रहा है। हो गया एक। और दूसरा जो रिटर्न पॉलिसी जो है, रिटर्न पॉलिसी का जो एआई के इसमें कमिटमेंट्स हैं 2 चीज़ों की। एक तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट फॉर द कम्युनिटी एंड क्रिएशन ऑफ ए लेजिटिमेट माइनॉरिटी स्पेस। ये हम बहुत पहले से कह रहे हैं और आज भी कह रहे हैं। और ये जो है, वी आर नॉट रबिंग द पीपल रॉन्ग वे। जब हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी की। और पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहे हैं तो पॉलिटिकल वॉइस की बात कर रहे हैं। जब पॉलिटिकल वॉइस की बात कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। तो ज़मीन पे आके इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हब्बा कदल हुआ करता था, हब्बा कदल हमारी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ करती थी, और वहीं से पॉलिटिकल वॉइस कश्मीरी पंडित की आ रही थी, और वो एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट था फॉर द पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ कश्मीरी पंडित्स। आप 1950 से लेके देख लीजिए, जिस वक्त पहला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, वहाँ पर 3 एमएलए कश्मीरी पंडित्स के थे। एक तो पंडित श्यामलाल सराफ जी थे, जो हबा कदल रिप्रेजेंट कर रहे थे। और दूसरे मुझे याद है डीपी धर साहब, जो कुलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और तीसरा जानकीनाथ कोकरू जी, जो कुठार कॉन्स्टिट्यूंसी अचबल को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उसके बाद ये घटता घटता गया और एक एमएलए लाजिमन वहाँ पर होता था 90 तक, जब 96 में इवन रामन मट्टू वॉज इलेक्टेड फ्रॉम हबा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी। उसके बाद जो पॉलिटिकल कंपल्शंस आ गए, जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ है, उनको लगा कि ये पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो कश्मीरी पंडित का हो रहा है, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी हो रहा है, तो उनके लोकल पॉलिटिक्स के हिसाब से ये ठीक नहीं था। उन्होंने उसमें वो मेजॉरिटी एरियाज़, नेशनल कॉन्फ्रेंस मेजॉरिटी एरियाज़ ऐड कर दिए, जिससे इस पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी का डाइल्यूट हो गया। और उसके बाद कश्मीरी पंडित्स वहाँ से किसी को इलेक्ट नहीं कर पा रहे। तो हमारा ये मानना है कि जब तक आप एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी कश्मीरी पंडित का नहीं होगा, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होगा, और जब तक एक लेजिटिमेट माइनॉरिटी स्पेस वहाँ पर क्रिएट नहीं होगी, तब तक एक ऑर्गेनाइज्ड रिहेबिलिटेशन नहीं हो सकता है। तो उस डायरेक्शन में, जैसे मैंने बोला कि मीटिंग ऑफ माइंड्स हो रहा है, वी आर क्रिएटिंग ए सिचुएशन फॉर द हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। मुझे लगता है आगे चल के ये संभावना आगे आ सकती है कि जब एक कॉन्सेंसस हम कोशिश कर रहे हैं अपनी एफिलिएट्स के साथ, अपनी बाकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, कि ऐसा आर्ग्यूमेंट वो एक मोमेंटम पकड़े, और ऐसी मैं कामना करता हूँ। जी, जी। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होने वाले हैं। लगता है कि ऐसा टाइम आने वाला है कि इलेक्शंस होंगे। तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑल इंडिया कश्मीरी समाज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में इलेक्शंस में इन्वॉल्व होगा? देखिए, इलेक्शंस, डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी इज रन ऑन इलेक्शंस वन।
और डेमोक्रेसी की मर्यादा जो है वो डिपेंड करता है कि लोगों का विल, पीपल्स विल। ऐसा तो होना ही होना है, आज नहीं होगा तो कल होना है। और जैसे हमें आज की संभावना लग रही है वो ये है कि जब तक डीलिमिटेशन कमीशन अपना रिपोर्ट नहीं दे देगा और डीलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट दे देगा तब उसके बाद हमें लगता है कि कहीं इलेक्शन की बात बन जाए और J&K को रेस्टोर हो जाए स्टेटहुड। रही बात AIKS पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस, AIKS हो या कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो, हमेशा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रही है इलेक्शंस में। फॉर एग्जांपल, जैसे इलेक्शंस होते थे तो हम वहाँ पर लोकल कैंडिडेट्स के लिए वोट डालते थे। मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइजेशंस वुड से कि भाई हमें इनको वोट नहीं देना है क्योंकि ये हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। वो भी पार्टिसिपेशन है क्योंकि वो कैंपेन चला रहे हैं भाई हमें इनको वोट नहीं देना है क्योंकि ये हमारा काम नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कश्मीरी पंडित्स। ये तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है। और वो ऑर्गेनाइजेशंस जो बोलती है नहीं वी मस्ट पार्टिसिपेट इन द लोकल इलेक्शंस, वो भी पार्टिसिपेट हो रहे हैं। वो पार्टिसिपेट पॉजिटिवली हो रहे हैं कि दैट वी मस्ट पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, और ये भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि आप वोट मत दे दीजिए बिकॉज दे आर नॉट आवर ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ऐसी ही कहानी AIKS के साथ है। पार्टिसिपेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वो तो हम इन्वॉल्व हो ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात होती है, जहाँ पर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात हो जाती है, जहाँ पर इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन की बात हो जाती है, वहाँ पर AIKS का रोल लाजमी हो जाता है और होना भी चाहिए। आप जैसे जानते हैं कि कुछ समय से पिछले जब तक आप आए उससे पहले लोग बहुत निराश थे कि AIKS ने कुछ काम नहीं किया कुछ सालों से। उम्मीद करते हैं कि आपके कार्यकाल में वो सब काम हो जो लोगों को एक्सपेक्टेड है। लोग उम्मीद करते हैं कि ऑल इंडिया कश्मीर समाज सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और वो इन चीज़ों पे खरा उतरे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद द राइट न्यूज़ में आने के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। कैमरामैन SM के साथ मैं रोहित भट्ट, देखते रहिए द राइट न्यूज़। जय माता दी।